नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे मानव पाचन तंत्र की और मानव पाचन तंत्र की संरचना के दो भाग थे। प्रथम भाग आहार नाल और दूसरा भाग था आहार नाल से जुड़ी हुई सहायक ग्रंथियां। और आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथियां। तो देखिए, मानव पाचन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था, आहार नाल, सहायक ग्रंथियां। और सहायक ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। अब यहाँ पर देखिए, बोर्ड की परीक्षाओं में कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो स्पेसिफाइड या विशेषीकृत होते हैं। जैसे बात करते हैं हम, बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि मनुष्य की आंख में आई ड्रॉप डालने पर मुंह कड़वा हो जाता है, कुछ समय बाद टेस्ट क्यों हो जाता है। इसके अलावा देखिए, कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि सर्प जब दंश करता है या किसी को डंक मारता है, कौन से दांतों का उपयोग करता है। एक बार पूछा गया कि सर्प के दंश के समय जो विष वो मनुष्य में या किसी जंतु में छोड़ता है वो किस लार ग्रंथि का रूपांतरण है। इसके अलावा मगरमच्छ जब किसी भी भोजन को काटता है, खाता है, उस समय उसकी आंखों से आंसू आते हैं, वो किस लार ग्रंथि के कारण से होता है। तो इन्हीं विशेषीकृत प्रश्नों की और इन ग्रंथियों की बात हम आज करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और जो पुराने साथी हैं वो अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। तो आगे चलते हैं। देखिए, प्रथम जो सहायक ग्रंथि है वो है लार। और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मनुष्य के मुख में और इनका मुख्य कार्य होता है लार का स्राव करना। और लार की यदि हम बात करें तो लार एक तरल पदार्थ है और इस तरल पदार्थ की यदि रासायनिक संगठन के रूप में बात करें तो लार में 98% जल पाया जाता है, यानी इसका अधिकांश भाग जल होता है। और शेष बचा हुआ 2% जो भाग है, इस 2% भाग में एंजाइम, इसके अलावा क्षारीय लवण, यानी कि जो क्षारीय माध्यम उत्पन्न करते हैं वो क्षारीय लवण और श्लेष्मा पाए जाते हैं। ये दो इसके रासायनिक संगठन के मुख्य भाग हैं। 98% 98% जल, 2% में एंजाइम, क्षारीय लवण और श्लेष्मा पाए जाते हैं। और इस लार का कार्य है मनुष्य के मुख में भोजन का पाचन करना। और मुख में भोजन दो प्रकार से होता है, भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन, जिसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके आगे देखिए, लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो लार ग्रंथियों के प्रकार की बात करते हैं तो लार ग्रंथियां मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की होती हैं और कुल 4 प्रकार की होंगी। यानी अधिकतम लार ग्रंथियों की बात करें तो 4 प्रकार की होती हैं और मनुष्य में केवल 3 ही प्रकार की लार ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। इसका मतलब यहाँ भी एक लार ग्रंथि विशेषीकृत है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ से हम वर्गीकरण करना शुरू करते हैं। देखिए, लार ग्रंथि जो हैं ये 3 होती हैं। प्रथम लार ग्रंथि है कर्णपूर्व, दूसरी लार ग्रंथि है अधोजंब ग्रंथि और तीसरी अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां मनुष्य के मुख गुहा से संबंधित हैं और सक्रिय अवस्था में पाई जाती है। इनके अलावा एक लार ग्रंथि और होती है जो मनुष्य में सक्रिय नहीं है पर मनुष्य में उसका रूपांतरण पाया जाता है और इस ग्रंथि को कहते हैं अधोनेत्र ग्रंथि। अब देखिए, इन ग्रंथियों की स्थिति मनुष्य में देखते हैं तो ये मनुष्य का हेड पार्ट है। और इस हेड पार्ट की बात करें तो ये हिस्सा मनुष्य की मुख गुहा है जिससे भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। इस मुख गुहा से जुड़ी हुई प्रथम लार ग्रंथि है कर्णपूर्व ग्रंथि। और कर्णपूर्व ग्रंथि को इंग्लिश में कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं इसे। अब देखिए, ये पैरोटिड ग्लैंड जो है इसकी स्थिति की बात करें तो ये कानों के नीचे
कानों के नीचे और गालों के अंदर बगल के भाग में पाई जाती है। यहाँ पर इस हिस्से में पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड। तो इसकी स्थिति देखिए, कान के नीचे और गालों के अंदर बगल में पाई जाती है। ये ग्रंथियां एक नली के द्वारा ऊपरी कृंतक दांतों के पीछे खुलती हैं। अब देखिए, पाई जाती है कानों के नीचे गालों के बगल में और नली द्वारा जुड़ी होती है। नली द्वारा इनका स्राव जो है वो खुलता है ऊपरी कृंतक दांतों के पीछे, यानी सामने वाले जो दांत हैं जिनके बारे में हमने इसी पाठ के प्रारंभिक भाग आहार नाल के प्रथम भाग मुख गुहा में डिटेल में पढ़ा था। जिन साथियों को जानकारी लेनी है ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, उसे ले सकते हैं। कृंतक दांतों के पीछे खुलेगी, कृंतक दांतों के नीचे खुलेगी। साथ में इसकी विशेषता है, ये ग्रंथि मनुष्य की कुल लार का लगभग 20% भाग स्रावित करती है। और इसके स्राव की बात करें तो इस ग्रंथि का स्राव जो होता है वो सीरमी तरल होता है। और सीरमी तरल का मतलब होता है अत्यधिक द्रवित तरल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा द्रवित तरल होगा। तो यहाँ विशेषता देखिए, कर्णपूर्व ग्रंथि कानों के नीचे गालों के बगल में पाई जाती है, कृंतक दांतों के पीछे, और वो भी ऊपरी कृंतक दांतों के पीछे नलिका द्वारा खुलती है। कुल लार का लगभग 20% स्रावित करती है और इसका स्राव जो होगा, सीक्रेशन, वो सीरमी तरल के रूप में होता है। इसके साथ एक विशेषता और है, ये जितने भी प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं उनमें सबसे बड़े आकार की होती है। यानी कि इसकी साइज की बात करें तो यह मैक्सिमम साइज की लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी साइज की लार ग्रंथि होती है। दूसरी लार ग्रंथि की बात करें तो दूसरी जो लार ग्रंथि है वो होती है अधोजंब ग्रंथि। अधोजंब ग्रंथि, जंब कहते हैं जबड़े को, अधो यानी निचला, यानी निचले जबड़े के पास पाई जाती है ये ग्रंथि। तो इस ग्रंथि की स्थिति होती है ये अधोजंब ग्रंथि। ये ग्रंथि दोनों ही जबड़ों के जॉइंट पर पाई जाती है। ऊपरी और निचले जबड़े का जो जॉइंट होगा, ये भाग, इस भाग में पाई जाती है। और इनकी संख्या की बात करें तो ये एक जोड़ी होती है। यहाँ पर देखिए, कर्णपूर्व ग्रंथियां भी संख्यात्मक रूप से एक जोड़ी होती हैं। एक जोड़ी अधोजंब ग्रंथियां पाई जाती हैं, दोनों जबड़ों के जॉइंट पर पाई जाती हैं। और ये ग्रंथियां भी नलिका के द्वारा नीचे वाले कृंतक दांतों के पीछे जीभ के नीचे जाकर खुलती है। ये देखिए, ये ग्रंथि है, ये नलिका है, ये जीभ है और जीभ के अग्रभाग में यहाँ पर कृंतक दांतों के पीछे जाकर ये खुलती है। और यहाँ पर बात करें तो इस ग्रंथि का जो स्राव होता है उस स्राव के अंदर श्लेष्मा तथा सीरमी तरल दोनों ही पाए जाते हैं। और ये ग्रंथि कुल जो लार का स्राव होता है उसका लगभग 70 से 80% भाग स्रावित करती है। यानी कि टोटल लार का लगभग 80% भाग इस अधोजंब ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। और इसके स्राव में श्लेष्मा तथा सीरमी तरल दोनों ही पाए जाते हैं और ये संख्यात्मक रूप से एक जोड़ी होती है। तीसरी ग्रंथि पर आए तो देखिए, अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा यानी अधो मतलब नीचे और जिह्वा मतलब जीभ, यानी जीभ के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए, इस ग्रंथि की सबसे विशेष बात है, ये संख्यात्मक रूप से एक होती है। ये दोनों ग्रंथियाँ एक एक जोड़ी होती हैं और ये ग्रंथि संख्यात्मक रूप से केवल एक होती है, जीभ के नीचे पाई जाती है और नीचे इसकी स्थिति विशेष होती है। ये ग्रंथि जीभ को निचले जबड़े के फर्श से जोड़ने वाले पेशीय तंतु फ्रेनम लिंगुअल के ऊपर पाई जाती है। फ्रेनम लिंगुअल के ऊपर इसकी स्थिति पाई जाती है। इसी के साथ देखिए, ये ग्रंथि जो है ये कुल लार का लगभग 5 से 7% ही स्राव
करती हैं। 5 से 7% लार का स्राव करती है ये अधोजिह्वा ग्रंथि। इसका मतलब ऊपर वाली दोनों ही ग्रंथियों से यदि हम तुलना करें तो एक चीज़ और क्लियर होती है कि ये एक ऐसी ग्रंथि है जिस ग्रंथि से सबसे कम मात्रा के अंदर लार का स्राव किया जाता है। लेकिन इसकी एक विशेषता है, इस ग्रंथि से देखिए श्लेष्मा का स्राव नहीं होता है, इससे श्लेष्मा तथा सीर्मी तरल दोनों का स्राव होता है। और यदि किसी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ की या स्राव की सीक्रेशन की बात की जाए तो श्लेष्मा जो है उसका सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में सीक्रेशन इसी द्वारा होता है। टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रंथि से जितना स्राव निकला उस स्राव का अधिकतम प्रतिशत की बात करें तो परसेंटेज वाइज इस ग्रंथि से श्लेष्मा का स्राव अधिक होता है। इसके साथ ही देखिए इन तीनों ग्रंथियों के द्वारा मनुष्य में लार का स्राव किया जाता है, लार को मुख में डाला जाता है और वो मुख में अपना कार्य संपन्न करती है। कार्य क्या है लार का? लार मुख के अंदर भोजन को जब जीभ उलटती पलटती है तो भोजन को लसलसा, चिकना तथा कुछ द्रव्य बनाने का कार्य करती है और लार ही वो पदार्थ है जो मुख में भोजन का माध्यम सार्य बनाता है। ये तीनों ग्रंथियां हैं। इन तीनों ग्रंथियों से संबंधित कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं एक बार। तो सबसे पहली बात देखिए, इन तीनों ही ग्रंथियों की बात करते हैं हम आकार वाइज, साइज वाइज बात करते हैं, कौन सी बड़ी है और कौन सी ग्रंथि सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी साइज की ग्रंथि में हमने यही लिखा था इसकी साइज मैक्सिमम होती है। तो सबसे बड़े साइज की जो ग्रंथि है वो ग्रंथि होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि। उसके बाद में उससे छोटी ग्रंथि होती है अधोजंब ग्रंथि और अधोजंब ग्रंथि से छोटी होती है अधोजिह्वा ग्रंथि। ये क्रम हो गया। देखिए जिस क्रम में हमने इनको पढ़ा है वही क्रम इनके आकार का है। सबसे बड़ी ग्रंथि कर्ण पूर्व ग्रंथि, उससे छोटी अधोजंब ग्रंथि, उससे छोटी अधोजिह्वा ग्रंथि। अब इनके स्राव की बात करें कि इनके स्राव के अनुसार इनका जो सीक्रेशन है उसके अनुसार किससे सर्वाधिक और किससे न्यूनतम होता है। तो देखते जाइए, कर्ण पूर्व से 20%, इससे 80% और इससे 5%, यानी सर्वाधिक सीक्रेशन जो है लार का वो करती है अधोजंब ग्रंथि, उसके बाद में कर्ण पूर्व ग्रंथि और सबसे कम मात्रा में लार का स्राव करती है अधोजिह्वा ग्रंथि। यानी कि यहाँ पर हमें एक और बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मिलता है कि अधोजिह्वा ग्रंथि जो है वो आकार वाइज भी सबसे छोटी है और सबसे कम मात्रा में भी लार का स्राव करती है। लेकिन अधोजंब जो ग्रंथि है वो आकार वाइज दूसरे नंबर पर है, लेकिन सीक्रेशन वाइज यानी कि लार के स्राव की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में लार का स्राव यही ग्रंथि करती है। अब देखिए यहाँ पर एक और तथ्य निकल के आएगा। कर्ण पूर्व जो ग्रंथि है साइज में सबसे बड़ी है, लेकिन स्राव के मामले में वो दूसरे नंबर पर आती है। इस ग्रंथि से संबंधित एक रोग बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है, उसकी बात करते हैं। देखिए कर्ण पूर्व ग्रंथि के अंदर यदि रूबेला वायरस का संक्रमण हो जाता है तो रूबेला वायरस के संक्रमण के कारण से इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है और गले तक कान के नीचे का जो भाग है वो सूज जाता है। यानी ये जो भाग है गले का बगल से ये यहाँ से सूज जाएगा और इस रोग को कहते हैं गलसुआ रोग। और ये गलसुआ रोग जो है ये छोटे बच्चों में होता है और 70 के दशक से पहले पूरी दुनिया में बच्चों में सर्वाधिक बहरेपन का कारण ये गलसुआ रोग होता था। अब इस रोग का 70 के दशक के बाद टीका इजाद कर लिया गया है जिसमें इस वायरस के डेड पार्टिकल्स या डेड जो हिस्से होते हैं वो ही वैक्सीन के रूप में दिए जाते हैं और व्यक्ति में उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो जाती है। तो ये तो थी मनुष्य में पाई जाने वाली ये तीनों ही ग्रंथियां।
अब हमारे उन प्रश्नों का क्या होता है जो हमने पहले शुरुआत में ही चर्चा जिनकी की थी। तो देखिए, इनके अलावा एक और ग्रंथि होती है जो मनुष्य के अंदर तो सक्रिय नहीं होती है, लेकिन चौपाई जानवर जैसे खरगोश वगैरह में वो सक्रिय पाई जाती है, और इसे कहा जाता है अधोनेत्र ग्रंथि। और अधोनेत्र ग्रंथि जो है वो आंख के नीचे, यानी आंख का जो कोटर है उसके नीचे पाई जाती है। और इस ग्रंथि का कार्य खरगोश में तो ये लार का स्राव करती है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये ग्रंथि जो है ये अश्रु ग्रंथियों के अंदर रूपांतरित हो जाती है। मनुष्य के अंदर ये ग्रंथि अश्रु ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है, लैक्रिमल ग्लैंड्स में ये मॉडिफाइड हो जाती है। और अश्रु ग्रंथियां जो हैं वो वास्तव में पूछा जाए तो अधोनेत्र लार ग्रंथि का रूपांतरण है। और इसी कारण से मनुष्य में जब आंख में आई ड्रॉप डाली जाती है तो अश्रु जो ग्रंथियां, उन ग्रंथियों तक वो आई ड्रॉप का केमिकल पहुंचता है, और उसका कुछ भाग जो है वो पुराने अपने मार्ग से सीक्रेट होता हुआ धीरे धीरे विसरित होता हुआ मुख तक उसकी कड़वाहट पहुंच जाती है। ये हमारे प्रथम क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा है कि मगरमच्छ जब किसी भोज्य पदार्थ को चबाता है तो उसके आंसू क्यों आते हैं। तो देखिए, यही उत्तर इसका है कि मगरमच्छ में भी ये अधोनेत्र जो ग्रंथि है ये ग्रंथि मॉडिफाइड हो जाती है, और जब वो अपने भोजन को चबाता है तो दांतों के धक्के के कारण से दांत जो है चबाने जबड़े का दबाव लगेगा तो ऊपरी जो दंतावली व्रंत है उसके दांतों के दबाव के कारण से इस अश्रु ग्रंथि से आंसू निकलना शुरू होते हैं और मगरमच्छ को खाते हुए आंसू आते हैं। इसी कारण से तो कहावत प्रचलित है कि क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, क्योंकि मगरमच्छ जब भोजन करता है तो उसको आंसू आते हैं, यानी जब उसको आनंद आता है तो आंसू आते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न था कि सर्प यदि किसी व्यक्ति को दंशता है, डंक मारता है, तो उसमें कौन से दांत काम में आते हैं और कौन सी ग्रंथि जो है वो सांप में विष ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है। तो इसके प्रश्न का पहला भाग तो मैंने पहले एक वीडियो में दिया है जहां पर मैंने दांत और जीभ से संबंधित संपूर्ण डिटेल आपको पढ़ाई है। तो मनुष्य के अंदर सामने वाले जो 4 दांत हैं ऊपरी और निचले जबड़े में वो कृंतक दांत होते हैं, और सर्प के अंदर सामने वाले 2 जो कृंतक दांत हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं विष दंत में, और उन विष दंतों के पास आकर खुलने वाली जो ग्रंथि की नलिका है वही विष ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर आइए, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर कर्णपूर्व ग्रंथि में ये कृंतक दांतों के पास अपना सीक्रेशन स्राव जो होता है उसे छोड़ती है, यानी कृंतक दांतों के पास नलियां आके खुलती हैं कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड की। तो सांप के अंदर जो विष ग्रंथियां होती हैं वो रूपांतरण है कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्लैंड्स का। अब एक उपनाम बचा है, देखिए अधोजंब ग्रंथि जो है वो जबड़े की मैक्सिलरी अस्थि के पास पाई जाती है, इसी कारण से इसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। और इसकी जो नलिका है इस नलिका की स्थिति मैंडिबल अस्थि के साथ साथ होती है, इस कारण से इस नलिका को कहा जाता है सब मैंडिबुलर डक्ट। ये 2 नाम याद रखने हैं। इस अधोजंब ग्रंथि का दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और इसकी नलिका जो है ये मैंडिबुलर अस्थि के साथ होती है, इस कारण से इसे कहते हैं सब मैंडिबुलर डक्ट। ये थी लार ग्रंथियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। थैंक यू।